ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। सेक्शन 11 हमें बताता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। ऐसे फैक्ट जो कि अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है और वो रेलेवेंट बन जाते हैं। ठीक है, अभी ये ऐसे हेडिंग से नहीं समझ में आया होगा। आइए हम लोग पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। So section 11 says facts not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with any fact in issue or a relevant fact। जब कोई fact relevant fact से या fact in issue से inconsistent होता है यानी कि opposite होता है तो वो relevant होगा। Subsection 2 says if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence, या तो वो खुद से या किसी फैक्ट के कनेक्शन से या किसी फैक्ट को वो कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट। किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, या फिर उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशंस देखते हैं हम लोग। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कैलकाटा ऑन अ सर्टेन डे। क्वेश्चन क्या है कि क्या ए ने कोई क्राइम कमिट किया है कैलकाटा में किसी सर्टेन डे पे। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वॉज एट लाहौर इज रेलिवेंट। अब यहां पर क्या है कि ये वाला जो फैक्ट है कि ए उस वक्त जब कैलकाटा में कोई मर्डर हुआ जिसके लिए वो अक्यूज्ड है, उस दिन वो लाहौर में था। जिस दिन वो मर्डर हुआ वो लाहौर में था। तो ये इनकंसिस्टेंट है, अपोजिट है। मर्डर कहाँ हुआ है? कैलकाटा में, और उस वक्त ए कहाँ था? लाहौर में। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, ओके। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट अ डिस्टेंस। अब ये दूसरा फैक्ट हो सकता है। A was at a distance from place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it is relevant। देखो वो इतनी दूर है, वो इतनी दूर था कि वो उस वक्त वहां पे आकर के उसने मर्डर नहीं किया होगा। ठीक है, हालांकि ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हाईली इम्प्रोबेबल तो है। हाईली इम्प्रोबेबल तो है कि भाई लाहौर से आकर के वो कैलकाटा में मर्डर कर देगा। ठीक है, तो ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा। ये बात समझ में आई? आई होप आप लोगों को पहला इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि प्ली ऑफ अलिबाई क्या होती है। एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ ऑफेंस विद विच ही हैज बीन चार्ज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो ध्यान से समझना। ठीक है, अक्यूज्ड की एब्सेंस उस जगह से जहां पर ऑफेंस अकर हुआ है या जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है, जिस ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया गया है, उसे हम लोग अलिबाई कहते हैं। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? अक्यूज्ड पर होता है। यानी कि अक्यूज्ड को प्रूव करना होगा कि जहां पर ये ऑफेंस कमिट हुआ है वहां पर वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं था। Presence of accused at a reasonable distance from place of occurrence is necessary to prove alibi। अब alibi को प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना जरूरी है कि उस वक्त accused की जो प्रेजेंस है वो जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है उस जगह से accused की जो प्रेजेंस है वो काफी डिस्टेंस पे थी। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे थी। ठीक है, रीजनेबल डिस्टेंस पे थी कि मतलब इतनी जल्दी वहां से वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं है। ठीक है, Now, in the case of Munshi Prasad versus State of Bihar 2001 SC Supreme Court, ये क्या होता है कि ये मान लो ए है, अब ये कहते हैं कि इन्होंने मर्डर कमिट नहीं किया, या मान लो कोई इंसिडेंट कमिट हुआ है वो उन्होंने नहीं किया है। मतलब जिस वक्त ये इंसिडेंट कमिट हुआ था वो उस वक्त इस बिल्डिंग पे थे। ठीक है, इस बिल्डिंग पे थे। अब देखो जाहिर सी बात है कि ये बिल्डिंग है और यहाँ पर इंसिडेंट कमिट हुआ है, ये प्लेस ऑफ अकरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 500 मीटर का। तो क्या ये जरूरी, क्या मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये ए जो है इन्होंने बिल्डिंग से जहां मतलब जिस भी बिल्डिंग में वो थे, भले उनकी बिल्डिंग थी किसी की भी बिल्डिंग थी, कि यहाँ से यहाँ तक वो पैदल चल के गए हो? 500 मीटर की दूरी कोई बहुत ज्यादा तो होती नहीं है।
है ना। ऐसा हो सकता है ना, तो हो सकता है कि भाई ये झूठ बोल रहे हो, तो ये जो फैक्ट होगा ये भी रेलेवेंट होगा कि भाई बिल्डिंग से प्लेस ऑफ अकरेंस की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, तो कोई भी आसानी से या एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, अब ये केस है, दो केस हैं एक्चुअली जिसमें ये सेम जजमेंट पास हुआ था। वो क्या कि मतलब एक सेम एस्पेक्ट निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने। शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1981 सुप्रीम कोर्ट, सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1952 सुप्रीम कोर्ट, दोनों सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। अब इसमें कोर्ट ने कहा था कि मेयर फेलियर टू प्रूव अलीबाई, मान लो कि अगर कोई इंसान या कोई अक्यूज अगर अलीबाई को प्रूव नहीं कर पा रहा है, अलीबाई का मतलब क्या है कि भाई वो उस प्लेस ऑफ अकरेंस पे प्रेजेंट नहीं था, वो एब्सेंट था। ठीक है, जहां पर भी वो ऑफेंस कमिट हुआ है वो वहां पर नहीं था। मान लो कि अगर अक्यूज इस बात को प्रूव नहीं कर पा रहा है, डज नॉट मीन अक्यूज वाज एट द प्लेस ऑफ अकरेंस। जरूरी नहीं है कि उस वक्त जो अक्यूज उस प्लेस पे था जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है वहां पर था। अगर कोई अक्यूज अलीबाई को प्रूव नहीं कर पा रहा है तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो उस वक्त उस प्लेस पे था, जहां पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है उस प्लेस पे था। प्रोसिक्यूशन हैज टू शो द पॉजिटिव एविडेंस फॉर द सेम। अब प्रोसिक्यूशन को ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी अक्यूज के खिलाफ कि भाई वो उस वक्त उसी प्लेस पे था। प्रोसिक्यूशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना होगा ये चीज प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसके इन दोनों केसेस में ये बात निकल करके आएगी। अब हाई प्रोबेबिलिटी जो बात की गई है सबसेक्शन 2 में, उसको हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट अगर किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्शन में है, इमीडिएट है, ऑब्वियस है, मतलब कि ये तो हो ही सकता है, दैट देयर चांसेस ऑफ कोएग्जिस्टिंग इज वेरी हाई, कि इन दोनों के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कोएग्जिस्टेंस है और मतलब एकदम प्रोबेबल है कि ये तो हुआ ही होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ए ने बी को कुछ फॉल्स करेंसी नोट्स दिए। ठीक है, मतलब वो जो नकली पैसा होता है, ठीक है, वो दिया। एंड बिफोर दिस ही हैज गिवन इट टू सी एंड डी, और बी को देने से पहले, मतलब बी के साथ तो जो उसने फ्रॉड किया वो किया, उससे पहले उसने सी और डी के साथ भी सेम चीज करी थी, उन्हें भी फॉल्स करेंसी नोट्स दिए थे। तो ये जो फैक्ट होगा ये भी रेलेवेंट होगा। ठीक है, ये जो फैक्ट होगा ये भी रेलेवेंट होगा, बिकॉज दैट देयर चांसेस ऑफ कोएग्जिस्टिंग, दोनों फैक्ट आपस में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उसने फॉल्स करेंसी नोट्स दिए बी को भी, और उससे पहले वो सी और डी को भी फॉल्स करेंसी नोट्स दे चुका था। ठीक है, तो ये फैक्ट जो होगा वो भी रेलेवेंट होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि अगर उसने सी और डी के साथ ऐसा किया है तो वो बी के साथ भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। अब बी इस चीज को प्रूव करेगा कि हाँ भाई सी और डी को भी इसने मेरे से पहले करेंसी नोट्स दिए थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।